आज से करीब 750 साल पहले वेनिस के एक युवा सौदागर मार्को पोलो ने अपनी चीन की यात्रा का आश्चर्यजनक वृत्तांत लिखा था। इसका नाम दुनिया के अजूबों की किताब है और इसमें दुनिया के उन अनोखे तौर तरीकों का जिक्र है जिनके वो साक्षी रहे। मगर इनमें एक अनुभव इतना असाधारण था कि वो हैरान रह गए। मैं कैसे भी बताऊं, मगर आपको यकीन नहीं दिला पाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो एकदम सच है। आखिर किस बात को लेकर हैरान थे मार्को पोलो? मार्को पोलो एक ऐसे आविष्कार से रूबरू होने वाले पहले यूरोपियन थे जो आज की अर्थव्यवस्था का आधार है, पेपर मनी या कागज की मुद्रा। मजेदार बात यह है कि आज की करेंसी के नोट कागज से नहीं बल्कि कॉटन या प्लास्टिक फाइबर से बने होते हैं। इसी तरह से चीन की जिस मुद्रा ने मार्को पोलो को हैरान किया था वो भी पेपर की नहीं बनी थी। इसे पेड़ की छाल से तैयार की गई पट्टी से बनाया जाता था और इस पर कई अधिकारियों के दस्तखत होते थे। इस पर चंगेज खां की लाल रंग की एक चमकीली मोहर भी होती थी। जिस वक्त मार्को पोलो चीन गए थे उस वक्त वहां कुबलई खान का शासन था जो कि चंगेज खां का पोता था। मार्को पोलो की किताब में इस विषय के अध्याय का शीर्षक भी बहुत लंबा था। महान खान कैसे पेड़ों की खाल से पेपर जैसा कुछ बनाते हैं और वो पूरे देश में मुद्रा के रूप में चलता है। नई बात यह थी कि जिस तरह से सिक्कों की कीमत उनमें मौजूद चांदी या सोने के मूल्य के बराबर होती थी, नोटों के साथ ऐसा नहीं था। इनकी कीमत सरकार तय करती थी। कागज की मुद्रा को अक्सर फिएट मनी कहा जाता है। लैटिन में फिएट का मतलब है ये इतना होगा, यानी मूल्य। मार्को पोलो इस सिस्टम से बहुत प्रभावित हुए जिसमें छाल का विनियम इस तरह से होता था कि मानो वो सोना या चांदी हो। जो सोना चलन में नहीं था वो कहां था? सोना शासक की निगरानी में रखा गया था। पेड़ों की छाल से बनाए गए नोट मार्को पोलो को पता लगने से कई साल पहले से चलन में थे। इनका चलन करीब 3 शताब्दी पहले शुरू हुआ था। साल 1000 में चीन के सी सचुआन प्रांत में इसकी शुरुआत हुई थी जो अपनी पाक शैली के लिए काफी प्रसिद्ध है। सचुआन सीमावर्ती इलाका था। इसकी सीमाएं उन देशों से लगती थीं जो अक्सर उस पर हमला करने को तैयार रहते थे। चीन के शासक ये नहीं चाहते थे कि सोने या चांदी की कीमती सिक्के सचुआन से विदेशियों के हाथ लग जाएं। तब उन्होंने नियम बनाया जो थोड़ा पागलपन भरा लगा। सचुआन को लोहे से बने सिक्के इस्तेमाल करने होंगे। लोहे के सिक्के ज्यादा व्यवहारिक नहीं थे। अगर आप मुट्ठी भर चांदी के सिक्कों, मान लीजिए 50 ग्राम सिक्कों को बदलवाना चाहें तो आपको लोहे के इतने सिक्के मिलेंगे कि उनका वजन आपके भार से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप बाजार में कुछ खरीदने जाएं तो हो सकता है कि सामान खरीद कर लौटते वक्त के मुकाबले जाते वक्त आपके बैग का वजन ज्यादा हो। सचुआन के व्यापारियों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गई थी। सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करना गैर कानूनी था और लोहे के सिक्के इस्तेमाल करना अव्यावहारिक था। जाहिर है ऐसे में उन्होंने विकल्पों की शुरुआत की। विकल्प को नाम दिया गया जियाओजी या विनियम वाले नोट। वे वचनात्मक नोट थे। कई किलो सिक्के उठाने के बजाय एक जाना माना और भरोसेमंद सौदागर वचनात्मक नोट जारी करता जिनमें उसने किसी और समय अपने बिल अदा करने का वादा किया होता, उस समय जब लेन देन करना सभी के लिए सुविधाजनक हो। यह बहुत सरल सा विचार था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। इन नोटों का खुला चलन शुरू हो गया। ऐसे में चीन के प्रशासन ने इन नोटों को जारी करने को लेकर नियम बना दिए कि किन परिस्थितियों में कैसे इन्हें जारी किया जा सकता है। मगर जल्द ही उन्होंने प्राइवेट जियाओजी पर बैन लगा दिया और इस काम को अपने हाथों में ले लिया। कामयाब रहे आधिकारिक पेपर नोट। आधिकारिक जियाओजी कामयाब रहे। ये कई हिस्सों में चलन में आए, देश से बाहर भी। ये लोहे के सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती थे क्योंकि इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता था। शुरू में सरकार द्वारा जारी किए गए जियाओजी को प्राइवेट जियाओजी की तरह ही आसानी से भुनाया जा सकता था। यह काफी तार्किक सिस्टम था। कागज के नोटों में उनकी असली कीमत लिखी होती थी। मगर फिर सरकार ने फिएट सिस्टम जारी किया। नियम वही रखे, मगर धातु की जियाओजी में पेमेंट करना बंद कर दिया। अगर आप पुरानी जियाओजी लेकर राजकोष जाते तो आपको नए जियाओजी दिए जाते थे। उस समय यह एक नया कदम था। आज हम दुनिया भर में जो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं उसे सेंट्रल बैंक तैयार करते हैं।
इनमें पुराने नोटों को उतने ही मूल्य के नए नोटों से बदला जाता है। सरकार के लिए फिएट मनी काफी फायदेमंद थी। अगर सरकार को ज्यादा बिल चुकाने होते तो वो आराम से ज्यादा मुद्रा छाप सकती है, मगर जिस स्थिति में चीजों और सेवाओं के बदले मुद्रा ज्यादा हो जाए वहां पर कीमतें बढ़ जाती हैं। ये लालच चीन में बढ़ता चला गया। सोंग वंश ने बहुत ज्यादा जियोआजी जारी कर दी। इसी बीच नकली जियोआजी ने भी समस्याएं खड़ी कर दी थीं। इस आविष्कार के कुछ दशक बाद 11वीं सदी की शुरुआत में जियोआजी का अवमूल्यन हुआ और ये अपने अंकित मूल्य की सिर्फ 10% ही रह गया। जर्मनी के एक राज्य वीमार और जिम्बाब्वे दो चर्चित उदाहरण हैं जहां पर करेंसी ज्यादा छापने से कीमतें आसमान छूने लगीं और अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। हंगरी में बहुत ज्यादा महंगाई दर्ज की गई, जहां साल 1946 में दाम हर दिन 3 गुने हो जाते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।